दोस्तों, नमस्कार। मैं एमएस गुजर प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। हमारे चैनल से आप जुड़े हैं, इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारे द्वारा दी जा रही जो सेवाएं हैं उनका जमकर के लुत्फ उठाओ। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था या फिर भारतीय राजस्थान का अपने जो पहला टॉपिक शुरू किया है संविधान, उस संविधान में हम पढ़ रहे हैं संविधान की विदेशी स्रोत। और संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में हमने एक एक देश पर चर्चा करना शुरू की है। सबसे पहले हमने ब्रिटेन के बारे में जाना है और फिर उसके बाद में अमेरिका के बारे में, यानी ब्रिटेन और अमेरिका से क्या लिया था, इन सब की चर्चा हमने पहले ही क्लास में कर दी है। अब इसके आगे हम संविधान के विदेशी स्रोतों में, दोस्तों पहले भी बताया है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारतीय संविधान का निर्माण किया था। इस क्रम में अगला देश, दोस्तों ध्यान रखना, एक एक देश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड से भारतीय संविधान में क्या लिया गया? सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। नंबर 2, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 12 है, उन क्या उदाहरण भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। और नंबर 3 दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तीनों ही चीजें हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। दोस्तों तीनों ही महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करेंगे इन तीनों पर विस्तार से। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में है। भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ध्यान रहे, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कल्याणकारी या परोपकारी राज्य की अवधारणा को जीवंत बनाते हैं, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है और इनका मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और ये वाद योग्य विषय नहीं है। परोपकारी अवधारणा है, गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है और ये लोक कल्याण को आगे चलकर या राज्य की लोक कल्याण की अवधारणा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इनका उल्लेख भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है और निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। इस क्रम में हम आगे बात करें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सदस्य मनोनीत हो रहे हैं उनको मनोनीत करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को। अब हमें चर्चा करनी है राज्यसभा की। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होंगे उनको कला, विज्ञान, साहित्य तथा समाज सेवा में ख्याति प्राप्त होनी चाहिए। ये क्षेत्र बांट के कला, विज्ञान, साहित्य अथवा समाज सेवा में ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों का मनोनयन भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कर सकता है या राज्यसभा में करता है। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जिनकी संख्या है 12। नंबर 3 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। दोस्तों ध्यान रहे,
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। वृहद स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव कराना मुमकिन नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष प्रणाली काम में ली गई है और इसके लिए बनाया गया है अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचक मंडल। काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे हम राष्ट्रपति के टॉपिक में भी इसको पढ़ेंगे। चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की। दोस्तों ध्यान रहे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं या 3 प्रकार के सदस्यों को शामिल किया जाता है। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। 3 प्रकार के जो सदस्य उनमें पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। तो ध्यान रहे, संसद के मनोनीत सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। 12 सदस्य राज्यसभा के और 2 सदस्य लोकसभा के। नंबर 2, समस्त राज्य विधानसभाओं, राज्यों की जितनी भी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और दोस्तों इसमें है नंबर 3, दिल्ली और साथ में पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 3 प्रकार के सदस्यों को शामिल किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब यह है सीधा सा कि संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अगर किसी राज्य विधानसभा में भी कोई सदस्य मनोनीत है, चूंकि हो सकता है एक सदस्य मनोनीत अगर है तो वो सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेगा। और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों प्रकार के सदस्य मिलकर के और राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, जिसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहा जाता है और जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में है। तो दोस्तों ध्यान रहे, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोतों में अमेरिका, ब्रिटेन का जिक्र हमने पहले ही कर लिया है। आयरलैंड पढ़ रहे हैं। आयरलैंड से मुख्य रूप से 3 चीजें ली हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इस कड़ी में हम आगे चले, सबसे पहले ब्रिटेन को पढ़ा, फिर अमेरिका को पढ़ा और अब हम चर्चा करेंगे कनाडा की। दोस्तों हमारे संविधान विशेषज्ञों ने कनाडा से ऐसी कौन सी चीज या कौन सी अवधारणा ली जो भारतीय संविधान का हिस्सा बनी, उसका उल्लेख भी हम करेंगे। तो अगला देश है अपना कनाडा। सबसे पहले तो संघवाद विषय। संघवाद विषय हमने कनाडा के संविधान से लिया है। नंबर 2, केंद्र व राज्यों का एक संविधान। केंद्र सरकार और समस्त राज्यों का एक संविधान वाली जो अवधारणा है वो भी कनाडा से ली है। और नंबर 3, राष्ट्राध्यक्ष न्यायपालिका से परामर्श ले सकेगा। दोस्तों बता देता हूं, कनाडा से संघवाद विषय, नंबर 2 केंद्र और राज्यों का एक संविधान और राष्ट्राध्यक्ष न्यायपालिका से परामर्श लेगा। अगर हम चर्चा करें
राष्ट्राध्यक्ष यानी भारत का राष्ट्रपति न्यायपालिका से परामर्श ले सकता है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में है। 143 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति न्यायपालिका से परामर्श ले सकता है। ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रपति परामर्श ले, न्यायपालिका परामर्श दे। राष्ट्रपति परामर्श माने या न माने, इसमें न तो न्यायपालिका की बाध्यता है और न ही राष्ट्रपति की, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों स्वतंत्र है। सरकार के तीनों अपने आप में स्वतंत्र, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। परंतु उल्लेख करें अपन अनुच्छेद 143 का, तो भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष न्यायपालिका से परामर्श ले सकेगा। और यह अवधारणा हमने ली है कनाडा के संविधान से। केंद्र और राज्यों का एक संविधान, भारत संघ है, उस भारत संघ का एक संविधान है, उसके राज्य भी उसी में इंक्लूड है या शामिल है। भारत के किसी राज्य का अलग संविधान नहीं है, केवल विशेष अवधारणाओं को छोड़कर जम्मू कश्मीर राज्य का। तो दोस्तों ध्यान रहे, एक केंद्र और राज्य की एक संविधान की जो अवधारणा है वो भी हमने कनाडा के संविधान से ली है, और संघवाद विषयों को भी कनाडा से लिया है। इस क्रम में हमने अब तक ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा को पढ़ा। अगली कड़ी में हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। दोस्तों ध्यान रहे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने कौन सी अवधारणाओं को या कौन सी चीजों को शामिल किया है। सबसे पहले नंबर 1, प्रस्तावना की भावना। नंबर 2, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ये दूसरी चीज थी कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करेंगे। और नंबर 3, समवर्ती सूची पर, समवर्ती सूची पर केंद्र का अधिकार। समवर्ती सूची पर केंद्र का अधिकार। दोस्तों ध्यान रहे, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भावना, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी प्रस्तावना की रूपरेखा। हम भारत के लोक शब्द जो अमेरिका से लिया गया था, परंतु प्रस्तावना की भावना मतलब ये कौन से संविधान मतलब देश के संविधान को पढ़कर आई कि भारतीय जो संविधान है उसमें भी प्रस्तावना होनी चाहिए। तो प्रस्तावना की भावना का विचार है ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। संविधान के अनुच्छेद 1 में हमने भारत को राज्यों का संघ बनाया है, और समस्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के एक संघ बन रहे हैं। पर संघात्मक जो व्यवस्था है वो जीवंत कैसे रहे, इसके लिए केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया, क्योंकि 3 प्रकार की शक्तियां बनाई गई। नंबर 1, संघ सूची। दोस्तों ध्यान रखना है, कितनी शक्तियां? 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किए गए, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को सौंपा गया। नंबर 2, राज्य सूची। राज्य स्तर के विषय शामिल किए गए और कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया। और नंबर 3, समवर्ती सूची में दोस्तों ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही सरकारों को है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पर ध्यान रहे, किसी भी विषय पर टकराव होने पर या विवाद होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। जैसा कि 3 नंबर में साफ लिखा है, समवर्ती सूची पर केंद्र का अधिकार। सूचियां बना दी, अलग अलग विषय बांट दिए गए, परंतु विवाद होने पर समवर्ती सूची पर अधिकार होगा केंद्र का। तो ये तीनों ही उदाहरण हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। बता देता हूं, प्रस्तावना की भावना, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और समवर्ती सूची पर केंद्र का अधिकार। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं संविधान के विदेशी स्रोत।
विदेशी स्रोतों में हमने अभी तक चर्चा की है ब्रिटेन के बाद में अमेरिका के बाद में आयरलैंड के बाद में कनाडा और फिर ऑस्ट्रेलिया। कुछ देश और हैं जिनकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में हम बात करते हैं सोवियत संघ रूस की, कि रूस के संविधान से हमने क्या लिया है। तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट एक बात, मूल कर्तव्य। और नंबर 2, प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द। प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द। और नंबर 3, पंचवर्षीय योजनाओं का ढांचा। ये तीनों चीजें हमने रूस के संविधान से ग्रहण की। नंबर 1 का मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द है और पंचवर्षीय योजनाओं का ढांचा। दोस्तों ध्यान रखना, मूल कर्तव्य पहले भी चर्चा हो चुकी है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। और मूल कर्तव्यों को रूस से ग्रहण किया गया है भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में। यहां आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, मूल कर्तव्य भारत के मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में वर्णित किए गए थे। और मूल कर्तव्यों को हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया है। प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस न्याय की कल्पना की गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो न्याय है, वो न्याय शब्द हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया है। और भारत की आजादी के बाद में भारत के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए 5 साल की जो आर्थिक योजनाओं का एक रोल मॉडल पेश किया गया था, वो पंचवर्षीय योजनाएं कहलाई। और पंचवर्षीय योजनाओं का ढांचा या मॉडल हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया था। दोस्तों इस कड़ी में हम आगे की बात करें तो फ्रांस, अगला अपना देश है फ्रांस। कि फ्रांस से या फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, तो ध्यान रहे, एक तो वहां से हमने लिया है गणतंत्र या फिर प्रजातंत्र, जनता का शासन, प्रजा का शासन। और एक वहां से हमने लिया है समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व की भावना। समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व की भावना। ध्यान रखना दोस्तों, पूरा विश्व फ्रांस के ऋणी है या फ्रांस का ऋणी है 3 शब्दों के लिए, समानता, स्वतंत्र और भ्रातृत्व। सभी व्यक्ति समान है, सभी को स्वतंत्रता चाहिए और हर आदमी को भाईचारे में रहना है। क्योंकि फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई उसके 3 नारे थे, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। और इन तीनों की अवधारणा को हमने फ्रांस से शामिल कर लिया है हमारे संविधान में, फ्रांस के संविधान से लेकर के। और गणतंत्र या प्रजातंत्र की अवधारणा को भी हमने फ्रांस से लिया है। दोस्तों रूस के बाद में फ्रांस। हम आगे चर्चा करें तो जापान। संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ रहे हैं, इस कड़ी में हम आ गए जापान पर। एक महत्वपूर्ण चीज ली गई है अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 की हम बात करें तो अनुच्छेद 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। दोस्तों ध्यान रखना इस चीज का, अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। जितने भी मूल अधिकार हैं 12 से लेकर के 35 तक, जिनकी मूल संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है, उन सब में इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अर्थात व्यक्ति के खुद के प्राण,
उसका तन उसका खुद का है, उसका स्वयं का है, उसके तन पर, उसके शरीर पर किसी दूसरे व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। शरीर चलते आदमी की हत्या हो गई, सारा का सारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता कहां से ली गई है? जापान से, और जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है। दोस्तों, फ्रांस, जापान और रूस के बाद हम चर्चा कर रहे हैं जर्मनी की। अगला देश अपना है जर्मनी। जर्मनी से ऐसा क्या लिया है? तो जर्मनी से हमने एक तो लिया है आपात उपबंध, और नंबर 2, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। मूल अधिकारों का स्थगन। जर्मनी की चर्चा हो रही है, एक तो आपात उपबंध लिए हैं और एक आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। दोस्तों, बात करें भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है अथवा राष्ट्रपति है, उसको भारतीय संविधान ने भाग 18 और अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियां प्रदान की हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 सशस्त्र विद्रोह, भारी आक्रमण के दौरान लागू किया जा सकेगा। अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकेगा। और अनुच्छेद 360 देश की वित्तीय स्थिति खराब हो जाए, देश की जो आर्थिक साख है, वित्तीय साख है, उस पर संकट आ जाए तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकेगा। अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये आपात उपबंध है। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं और ये आपात उपबंध हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किए हैं। ध्यान रखना, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। दोस्तों, मूल संविधान में एक व्यवस्था की गई थी कि जो ही आपातकाल लगेगा व्यक्ति के समस्त मूल अधिकार स्थगित हो जाएंगे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई सरकार ने, ध्यान रखना, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई सरकार ने व्यवस्था कर दी कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का स्थगन नहीं होगा। दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपातकाल लगा है तो भी अनुच्छेद 20 और 21 का स्थगन नहीं होगा। अनुच्छेद 20 में है अपराध दोष सिद्धि, अपराध दोष सिद्धि, और अनुच्छेद 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, दोनों प्रकार के जो अधिकार है अनुच्छेद 20 और 21 वो आपातकाल में स्थगित नहीं होंगे। ऐसी व्यवस्था कर दी गई 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, मोरारजी देसाई सरकार ने की थी। तो चर्चा हो रही थी जर्मनी की। पहली चीज, आपात उपबंध 3 प्रकार की जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, अनुच्छेद 356 राज्यापातकाल या राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, जब देश की वित्तीय स्थिति खराब हो जाए तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। देश भारतीय संविधान की अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, और इस क्रम में हम पढ़ रहे हैं विदेशी स्रोत, और विदेशी स्रोतों में हमने लगभग देशों के संविधानों का अध्ययन किया है कि कौन से देश के संविधान से कौन सी चीज ली गई है। इस क्रम में हम चर्चा करें तो दक्षिण अफ्रीकी संविधान, ध्यान रखना दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वहां से हमने क्या लिया है, वहां से हमने ली है संविधान
संशोधन की प्रणाली। संविधान संशोधन की प्रणाली को दोस्तों दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ग्रहण किया गया है। ध्यान रखना, संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 और अनुच्छेद 368 में है। संविधान के अनुच्छेद 368 और भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है और संविधान संशोधन की अवधारणा को दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ग्रहण किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है तो उसके लिए संसद जिम्मेदार है। संविधान में संशोधन करेगी भारत की संसद और संविधान में संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रणालियां काम में ली जाएंगी। दोस्तों ध्यान रखना, कितने प्रकार की प्रणालियां होंगी? 3। नंबर 1, साधारण बहुमत। संसद के दोनों सदनों का जो साधारण बहुमत है उससे संशोधन किया जाएगा, पहली प्रणाली। नंबर 2, विशिष्ट बहुमत। दोस्तों ध्यान रखना, संसद का विशिष्ट बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत होगा तो दूसरी प्रणाली से संशोधन होगा। और नंबर 3, संसद का विशिष्ट बहुमत भी होना चाहिए और साथ में भारत के आधे राज्यों यानी 1/2 राज्यों की स्वीकृति भी होनी चाहिए। तीन प्रणालियां काम में ली जाती है दोस्तों, बता देता हूं। पहला साधारण बहुमत, दूसरा 2/3 मतलब विशिष्ट बहुमत और तीसरा विशिष्ट बहुमत भी और साथ में भारत के आधे राज्यों की स्वीकृति भी। तो ध्यान रहे दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं संविधान के विदेशी स्रोतों की और अंतिम देश है दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन की प्रणाली। संविधान में मतलब जो संशोधन होगा वो संसद के द्वारा किया जाएगा और जिसका उल्लेख है भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। दोस्तों पिछली क्लासों में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू की है और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। पिछले पार्टों में हमने जिक्र किया है, क्रमानुसार पढ़ा है। सबसे पहले संविधान की परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ, विश्व के संविधानों के बारे में प्रमुख तथ्य। उसके बाद में हमने चर्चा की भारतीय संविधान की विकास यात्रा। पहले भारतीय प्रयास, उसके बाद में अंग्रेजी प्रयास और फिर हमने संविधान सभा की प्रमुख समितियां पढ़ी और फिर पढ़े भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। दोस्तों प्रति क्लासेज का जो YouTube चैनल है उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमारे द्वारा दी जा रही जितनी भी क्लासें हैं, रीजनिंग की है, मैथ की है, जीके की है, बहुत जल्द ही जीके का दूसरा पार्ट भी हम शुरू करने वाले हैं। अपने जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको भी बताओ और इन सेवाओं को जमकर लुत्फ उठाओ। धन्यवाद।